नमस्कार दोस्तों, जहां मैं हूं वहां से पीछे जो दृश्य दिख रहा है बेहद खूबसूरत है और पहाड़ी है। पहाड़ियों में टंगे पहाड़ों से टंगे बादल हैं, बादलों के गुच्छे हैं, उनके नीचे बस्ती है जिसमें सैकड़ों हजारों छोटे बड़े मकान हैं और यहाँ से दूर पता नहीं 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर दूर एक तालाब सा दिख रहा है, पौंड तालाब जो भी कहते हैं। और मैं यहाँ हूँ भवाली में, एक घर मकान बंगला जो भी कहें, कोठी, उसकी छत पर। और मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। क्यों आया हूं आगे बात करेंगे। शैलेंद्र प्रताप सिंह यूपी में आईजी के पद से रिटायर हुए और यहाँ रहते हैं भवाली में। भवाली नैनीताल से 20 किलोमीटर दूर, इतना नहीं है, 12-13 किलोमीटर दूर। और दूसरे हैं विभूति नारायण राय, डीजी स्तर के अधिकारी रहे हैं यूपी में और आईपीएस अधिकारी 37 साल तक रहे। उसके बाद वर्धा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे और उसके बाद कई किताबें और कहानियां और साहित्यकार के तौर पर, बुद्धिजीवी के तौर पर इनकी पहचान है। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, लगभग सही बता रहा हूँ डिस्टेंस, 12-13 किलोमीटर दूर रामगढ़ में ये भी रहते हैं। पहाड़ों के मौसम में विभूति जी यहाँ जाते हैं और इन्होंने तो अपना घर बना रखा है, ज़्यादातर यहीं रहते हैं। और मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं आया हूँ घूमने। तो यहाँ पता चला कि शैलेंद्र जी यहाँ रहने के साथ साथ यहाँ भवाली को जीते हैं। जहाँ हम हैं अभी हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, देखते हैं, बीच में बारिश, धूप, बादल, पहाड़ का यही मौसम होता है, हर वक्त बदलता है। तो इन्होंने किताब लिखी है बादलों में भवाली। तो किताब के कुछ पन्ने मैंने पलटे तो थोड़ी जिज्ञासा हुई कि इनसे बात की जाए। भवाली ऐसे हम सुनते हैं कि नैनीताल के पास कोई भवाली है, हिल स्टेशन है, वहाँ घोड़ा खाल वहाँ पास में है जहाँ सैनिक स्कूल है। भवाली हमने सुना था बहुत पहले, 30-35 साल पहले, जब से होश संभाला, कि भवाली में टीबी के मरीजों के लिए सैनिटोरियम होता था, वहाँ कमला नेहरू गई थी। फिल्मों की कुछ कहानियाँ कि मधुमती की शूटिंग भवाली में हुई थी, ऐसी कुछ कुछ कहानियाँ हमने टुकड़ों टुकड़ों में सुनी पढ़ी थी। लेकिन इन्होंने इतनी मोटी किताब 170-75 पन्नों की, 70 पन्नों की लिख दी। तो जरा भवाली के बारे में भी बात करेंगे, यहाँ के किस्से कहानियों के बारे में भी, क्योंकि कोई बस्ती, कोई इलाका अगर उसका इतिहास 100-200-300 साल पुराना होता है तो उस इतिहास में बहुत सारी कहानियाँ बिखरी होती हैं और बहुत सारे किरदार बिखरे होते हैं जिसके बारे में जानना बहुत दिलचस्प होता है। उसी में एक किरदार जिसको मैंने सुना था, जिसके बारे में फिल्मों में भी, सुल्ताना डाकू। पता चला सुल्ताना डाकू का भी यहाँ से कोई रिश्ता है, तो सुल्ताना डाकू पे भी बात करेंगे। तो ये लेखक हैं, ये साहित्यकार, लेखक, उपन्यासकार हैं। इनकी भी एक किताब आ रही, उपन्यास रामगढ़ में हत्या, वाणी प्रकाशन से, और पहले शहर में कर्फ्यू जैसा उपन्यास लिख चुके हैं। तो पहले इन्हीं से शुरू करते हैं और सुनिएगा ज़रूर। आप राजनीतिक खबरें तमाम तरह की देखते हैं, लेकिन ज़रा सुनिए भवाली के बारे में, यहाँ के किस्से, कहानियाँ और बहुत सारी चीज़ें। तो पहले ये बादलों में भवाली क्यों लिखा आपने ये किताब? हाँ, बस ये है कि देखिए, बादलों में भवाली, और ये बादल आप सामने देख रहे हैं, मई का महीना है और भवाली में बादल हैं, ये कमाल की बात है। तो इसीलिए मैंने कहा बादलों में भवाली। यहाँ पूरे बरसात में तो रहते ही हैं, मेरे घर में बादल जैसे सोते हैं, हम बादलों में ही सोते हैं, ऐसा मुझे लगता है। खैर, मेरे लिखने के पीछे कारण ये है कि मैं जहाँ भी रहता हूँ एक ऋण अदायगी मुझे करनी रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं भवाली में रह रहा हूँ तो भवाली के बारे में कुछ जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, ढूंढना चाहिए। और मैंने, जब मैं यहाँ आया, यहाँ रहने लगा, अच्छा लगने लगा, मैंने इसको अपना मुख्यालय बना लिया। तो मुझे लगा कि मैं जो है भवाली के बारे में कुछ ढूंढूं, समझूं और लिखूं। इसके पहले कोई किताब लिखी नहीं गई थी, ये पहली किताब है, तो हमें नए सिरे से इसको जानना था। और उसके तहत मुझे ये पता लगा कि जब यहाँ 1815 में अल्मोड़ा में, पहले यहाँ तो ना नैनीताल था ना उस तरह से भवाली था, छोटे छोटे, बस एक तो ये तो चट्टी टाइप था, यहाँ कुछ यात्रा में लोग आते जाते रुक जाते थे। तो 1815 में गोरखाओं को हरा करके अंग्रेज़ों ने जब से अल्मोड़ा में अपना प्रभुत्व स्थापित किया, अपने को कब्जा लिया यहाँ पे, तो उन्होंने फिर 1841 में नैनीताल को डेवलप करना शुरू किया। और नैनीताल में जब डेवलप हुआ तो नैनीताल और अल्मोड़ा के बीच में आने जाने में फिर ये भवाली धीरे धीरे डेवलप होने लगा। तो ये इसका है। और इसके बाद यहाँ अगर उस तरह से देखा जाए तो सबसे पहला जो यहाँ काम हुआ है वो 1896 में यहाँ एक तारपीन की फैक्ट्री लगी, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी, 300 मजदूर काम करते थे। ये पीछे देखिए, ये पूरा चीड़ का जंगल है, तो इसी चीड़ के लिए तारपीन की फैक्ट्री लगी थी। और लॉर्ड कर्जन तक 1903 में यहाँ आए थे, पता लगा।
तो इस तरह से ये धीरे धीरे विकसित हुआ। फिर 1912 में यहाँ सेनेटोरियम बना, देश का 300 बेड का सेनेटोरियम, पूरे एशिया का कहते हैं सबसे बड़ा सेनेटोरियम, 300 बेड का सेनेटोरियम यहाँ बना। तो ये इसका था। अच्छा, सेनेटोरियम बहुत सारे लोग जो इस पीढ़ी के हैं 25-30 साल के दौर में, वो शायद जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि टीबी अब बीमारी रही नहीं। उस दौर में 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले, 100 साल पहले तो लाइलाज थी, इसलिए लोग ऐसी जगह पर लेके आते थे। उसकी वजह ये होती थी चीड़ के जंगल और ऐसे वातावरण में। हाँ बिल्कुल। हमारे एक साथी हैं, हमारे बैचमेट हैं, बद्री प्रसाद सिंह, उनको कहना है कि 1931 में उनके फादर यहाँ आए थे और यहाँ से ठीक होके चले गए और पूरी जिंदगी जिए। वो हमको बताते हैं, हम उनके यहाँ हमारा आना जी, उनका भी जिक्र आपने इस किताब में किया है। और कमला नेहरू को यहाँ लाया गया था 1934 में। लेकिन उस पर आने से पहले अब भवाली में जहाँ हम हैं, ये घोड़ा खाल वैसे इलाका है, यहाँ से मेरे ख्याल से 400 मीटर दूर सैनिक स्कूल है, घोड़ा खाल सैनिक स्कूल है। और सैनिक स्कूल का जिक्र आते घोड़ा खाल का नाम आता है। इसी किताब से मुझे पता चला, मैं घोड़ा खाल ऐसे सुनता हूँ, घोड़ा खाल को कुछ आपने लिखा है, घोड़ा खाल का मतलब, खाल का कुछ मतलब होता है, मैं अचानक भूल गया, किसी पन्ने में मैंने पढ़ा था। जी जी जी, खाल तो एक पॉन्ड को कहते हैं। हाँ, पॉन्ड, तालाब को कहते हैं। तो जैसे ऐसे सुनेंगे घोड़ा खाल तो लगे घोड़े की खाल है। मेरे दिमाग में था कि किसने नाम रखा होगा घोड़ा खाल, लेकिन पता चला तालाब है। तालाब है, पॉन्ड है, यहाँ पे पहाड़ी में उसको खाल कहते हैं। ये घोड़ा खाल को एक्चुअली, जो घोड़ा खाल का मेन उसका है, ये दुगई स्टेट थी यहाँ पे। और इसके पीछे ये है कि जब 1857 की गदर हुई थी, तो जो कानपुर के गैरिसन के इंचार्ज थे मिस्टर व्हीलर, मैसी व्हीलर, उनको और उनके तमाम परिवार लोगों को मारा गया था। तो उनके बच्चे, मिस्टर बेटा था पैट्रिक व्हीलर, वो भी जनरल हुए। तो अंग्रेजी शासन ने उनको एक तो पारिवारिक जो उनके साथ हुआ था, और उनकी अपनी सेवाओं के लिए एक 500 एकड़ की दुगई स्टेट ये जागीर दे दी थी। तो ये यहाँ पे बना था, जो फिर इसके बाद 1917 में जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी जागीर बेच दी गई 1921 में रामपुर के नवाब को। और फिर जब ये निर्णय हुआ कि यहाँ पे सैनिक स्कूल बनाया जाए, तो ये 1964 में ये वाला इलाका पूरा, ये दुगई स्टेट का था, घोड़ा खाल सैनिक स्कूल यहाँ बना दिया गया। तो ये 3 फेजेस में है। दुगई स्टेट पहले बनी, फिर नवाब रामपुर के पास गई, और फिर ये सैनिक स्कूल घोड़ा खाल को दे दी गई। अब उसके बाद आते हैं, जैसे फिल्मों की भी यहाँ बहुत शूटिंग हुई। हम आएंगे सैनिटोरियम पे बाद में। और विभूति जी, आपको भी जहाँ लगे, चूंकि आप भी इस इलाके में इतने दिन से रह रहे हैं, जो भी यहाँ का इतिहास, यहाँ के बारे में आप कहीं भी ऐड ऑन करिएगा। लेकिन जैसे फिल्म का जिक्र बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा फिल्मों में होती है। जो 50, 60, 70 साल पहले फिल्में बनती थी, शूट होती थी, आज तो सब जगह गाड़ियाँ जा रही है, अच्छी सड़कें हैं, कहीं देहरादून में हेलीपैड है, और भी कहीं हेलीकॉप्टर से आप लैंड कर सकते हैं। उस समय यहाँ मधुमती की शूटिंग हुई 50 के दशक में, शायद 57 या उस समय के आसपास, 57 में, 1957 में मधुमती की शूटिंग हुई है। हाँ, दिलीप कुमार आए थे, बैजंती माला थी। हाँ। और यहीं पीछे हमारे यहाँ पे जो सुहाना सफर है, जब आपकी शूटिंग जो है, आप पूरा गाना देखेंगे, करीब 12वें 13वें मिनट से शुरू होता है, और ये पीछे ये पूरा यही पहाड़ आपको ऐसे यहाँ से इस जगह से शुरू होता है, और ऐसे ऐसे चल करके 16 मिनट वो पूरा गाना इस जगह से। तो आपने ये भी देख लिया फिल्म में 16वें मिनट? हाँ, 16वें मिनट, इसलिए हम लोग इसको अपना सीन देखते हैं ना, कि रोज ये होता है। और हम लोगों ने वहाँ जहाँ से शूटिंग हो उसको मधुमती पॉइंट कहते भी हैं। अच्छा, उस जगह पे है। हाँ। और ये शूटिंग यहाँ से ऊपर से हुई थी। और इसी जगह पे, इसी के पीछे एक हमारा ख्याल है 100-150 कदम जाएंगे तो वो जो बैजंती माला मेले का दृश्य है, जो जहाँ आजकल एयरफोर्स स्टेशन है, जहाँ वो गाना है जुल्मी संग आंख लड़ी। नहीं, वो नहीं। जो अब मुझे याद भी नहीं है, मैं तो 30 साल पहले लगता है देखी। उस जगह पे बैजंती माला का जो गाना है, जहाँ प्राण ऊपर से आता है, तो वो गाना वहाँ फिल्माया गया था। तो जगह जगह पे। और ये कहाँ फिल्माया गया, जुल्मी संग आंख लड़ी? जुल्मी संग आंख लड़ी आगे पीछे उस रोड पे, अल्मोड़ा रोड पे फिल्माया गया। और इसके बारे में इन्हीं किताब में पढ़ रहा था, भवाली और मधुमती, और उसमें पता चला कि बिमल रॉय की बड़ी बहन ज्योत्सना रहती थी मुक्तेश्वर में, रहती थी। और उसके बाद ज्योत्सना की बेटी जाते थे, तो उन्होंने लगा कि क्षेत्र बड़ा अच्छा है जहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। हाँ। तो पूरी टीम लेके आ गए, और यही मधुमती। और उस दौर में कैसे आए होंगे उस समय? हाँ, तो इतने साधन ऐसे नहीं रहे। पे जिस मकान में कमला नेहरू रही हैं, हाँ। उसी मकान में, जिस मकान में यशपाल जी रहे हैं, उसी मकान में कमला ये भी टीम रुकी हुई थी, दिलीप कुमार, बिमल रॉय सब में। चंद्र भवन है, हाँ। ये जहाँ से आप दाहिने मुड़ते हैं नैनीताल इधर के लिए, घोड़ा खाल के लिए, वो बाईं तरफ वो मकान है। और कोई फिल्म की शूटिंग हुई यहाँ?
बहुत रही है। हाँ, हुई उस तो समय, बहुत है नहीं, उस समय अब तो बहुत हो रही है अभी भी। कल भी मुझसे एक लखनऊ से कोई टेलीफोन आया था कि साहब मैं शूटिंग करना चाहता हूँ भवाली में, तो हो तो बहुत रही है। तो अब एक तो कमला नेहरू वाला जिसका बार बार जिक्र होता है, और ये बताइए साहित्यकारों को बड़ी दिलचस्पी रही इस तरह की इस पहाड़ में। और जैसे रामगढ़ में हमने देखा महादेवी वर्मा 15-17 साल तक आती जाती रही, वहाँ महादेवी वर्मा सृजन पीठ भी है। यहाँ भी इस भवाली और इस रेंज से भी भवाली में देखिए यशपाल, जैसे इन्होंने बताया, यशपाल आके यहाँ रहे। कृष्णा सोपती ने अपनी सबसे अद्भुत कहानी बादलों के घेरे, वो यहीं पर रह करके लिखी है, इसी लोकेल पे लिखी है। सबसे ज्यादा जो इस क्षेत्र को जिसने प्रचारित किया और जिसकी वजह से जाना गया वो महादेवी जी थी। असल महादेवी जी जाया करती थी केदारनाथ, बद्रीनाथ। सामने ये इसी रास्ते से और इस पहाड़ी के पीछे से वो रास्ता है जिससे महादेवी जी खच्चर से जाती थी। हाँ, तो ये रास्ता है। वो जाके रामगढ़ में विश्राम करती थी, मतलब उनका पहला हाल्ट होता था। वहाँ 2-3 दिन विश्राम करके फिर आगे जाती थी। इसीलिए रामगढ़ उनको पसंद आया। फिर रामगढ़ में उन्होंने वहाँ के पंचायत ने उन्हें ज़मीन दे दी। एक मकान भी उनका पंचायत नहीं बनवाया, उसका सिर्फ नक्शा महादेवी जी ने वो किया था। तो उनके नाम पर अब वो बना हुआ है जो कुमायूं यूनिवर्सिटी देखता है। एक रविन्द्रनाथ टैगोर का भी रिश्ता रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर भी रामगढ़ के पास एक टैगोर टॉप है, वो अपनी बेटी को लेकर जो है ट्यूबरकुलोसिस की बड़ी सीरियस रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो वो यहाँ पे आके यहाँ के वातावरण में रहना चाहते थे। ठीक, लेकिन वो ठीक थोड़ा बहुत यहाँ से जैसे गए, मतलब ज़्यादा ऐसा ना, जब तक पेंसिलिन का आविष्कार नहीं हुआ था ये राजरोग कहा जाता था। टीबी जो था इसका मतलब ये सर्टेन डेथ थी, निश्चित मृत्यु थी। बल्कि आप देखें शरद चंद्र की सारी नायिकाएं जो हैं टीबी से मरती हैं। उसकी वजह है कि उनका आर्किटेक्चर ऐसा सारा बंगाल का उस जमाने का था जहाँ सूर्य की किरण भी नहीं आ सकती थी। तो स्त्रियों को जो महिलाएं थी परिवार की, उनको बिना रोशनी के कांटेक्ट, बिना हवा के कांटेक्ट के रहना पड़ता था। और टीबी होती थी, और टीबी एक राजरोग थी। 1930 के दशक में पेंसिलिन का आविष्कार हुआ अमेरिका में, और उसके बाद से फिर धीरे धीरे सैनिटोरियम का ये खत्म हुआ और इलाज संभव हुआ। अब भवाली के सैनिटोरियम की अगर बात करते हैं तब जिक्र आता है हमेशा एक सिंबॉलिक तौर पर हिस्ट्री में, चूंकि दर्ज है, चूंकि नेहरू के काल को बहुत पढ़ा लिखा जाता है तो भवाली सैनिटोरियम का जिक्र होता है। फिर इंदिरा गांधी और फिरोज का जिक्र होता है कि 34 में जब यहाँ कमला नेहरू थी तो इंदिरा गांधी और फिरोज भी आते थे। एक तस्वीर दिखती है जो भवाली सैनिटोरियम में कमला नेहरू लेटी हुई हैं और वहाँ शायद नेहरू जी भी हैं। और उसके बाद उनको स्विट्जरलैंड ले जाया गया था जहाँ शायद 35 में उनका निधन हुआ। अगर मैं 36 की शुरुआत में जो मुझे ध्यान आ रहा है, तो वो सैनिटोरियम आज भी है। हाँ, बिल्कुल है, सैनिटोरियम है, लेकिन अब वो दशा नहीं रह गई है। अब वैसे जैसा सर बता रहे हैं कि पेंसिलिन के आविष्कार के बाद, दवाओं के बाद अब जो है हर जगह जो है अच्छी दवाएं मिलने लगी हैं, तो अब वो इम्पोर्टेंस भी वो नहीं रह गई है। लेकिन जो बात आप कमला जी के बारे में आपने कही, ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि मोतीलाल जी की डेथ हो चुकी थी। जवाहरलाल नेहरू जेल में थे, घर में और कोई नहीं था जो उनको देखता। शांति निकेतन में इंदिरा जी पढ़ रही थी। शांति निकेतन से बुला करके, और जब तबीयत ज्यादा बिगड़ी उनको यहाँ लाया गया और इंदिरा जी लाई लेकर के आई। फिरोज जी उनके नजदीक आ गए थे 37 में, जब वानर सेना का पीसीसी जो है कॉलेज है इलाहाबाद का, वहाँ वो जब आंदोलन कर रही थी तो धूप कमला नेहरू जो है गिर गई। तो तब से फिरोज ने वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने सेवा की। फिर फिरोज कांग्रेस में शामिल होकर 1 साल जेल में रहे, लेकिन वो सेवा करते रहे। फिरोज भी आए यहाँ, तो कमला जी, फिरोज जी और एक इनके कमला जी के कजिन हैं डॉक्टर मदन अटल साहब, वो आए। ये 3 लोग यहाँ रहते रहे। नेहरू जी को भी शासन ने अल्मोड़ा जेल ट्रांसफ़र कर दिया, वो 21 दिन बाद यहाँ देखने आते थे। तो ये 3 लोग यहाँ रहते रहे। लेकिन फिरोज की सेवाओं से जो भी माँ के लिए वो उनकी कर रही थी, धीरे धीरे बट नेचुरल है एक बच्चे ने एक देखने का। तो कैथरीन फ्रैंक ने बायोग्राफी में लिखा है, उसी पे आ रहा था मैं, आप पहले आ गए। हाँ, उसी भवाली के टेनोर में ही रहने के दौरान ही फिरोज ने प्रपोज किया। ये बात कैथी फ्रैंक में बायोग्राफी और उसके बाद जब स्विट्जरलैंड में भी साथ रहे फिरोज इंदिरा, तो उनमें प्रॉक्सिमिटी हुई। स्विट्जरलैंड में ले गई इंदिरा जी, ले गई, डॉक्टर अटल ले गए, फिरोज नहीं लंदन से आए। हाँ, लेकिन बाद में उन्होंने ज्वाइन किया जी। फिरोज ने बाद में ज्वाइन किया। लेकिन इसमें ये भी कहानी है कि कमला जी ने नेहरू से कहा कि बिटिया की शादी इनसे मत करना।
ये भी कहा है, ये भी है। लेकिन वो फिर लेकिन कैथरीन फ्रैंक में शायद इसका जिक्र नहीं है। है, ये है, अच्छा, मिस किया। अगर कैथरीन फ्रैंक में नहीं है तो ये फैक्ट है। हाँ, चलिए। नाबियार को ये उनके साथ थे, उन्होंने अपने उसमें लिखा है मेमोयर्स में। हालांकि देखिए, शुरुआती तो नेहरू ही इत्तेफाक नहीं रखते थे, हाँ, गांधी की वही- भूमिका वही- थी, वही- वो भी नहीं रखते थे। गांधी ने एक तरह से मध्यस्थता की और कहा। हाँ, तो तो इसलिए इंदिरा जी लेकिन बजित हो गई थी। हाँ, लेकिन अब हम भवाली पर लौटते हैं। वैसे फिरोज, इंदिरा, इन सब पर पढ़ने के लिए कैथरीन फ्रैंक बहुत अच्छी किताब है, इंदिरा ही नाम है। और फिरोज गांधी पर पढ़ने के लिए विस्तार से वर्टिल फाक, मुझे अगर याद है, विस्तार से एक फिरोज के नाम से बायोग्राफी आई है, फिरोजी नाम है, पढ़िएगा। बहरहाल हम फिर भवाली लौटते हैं। देखिए, इतिहास में झांकने का यही होता है कि कहीं से कोई खिड़की से, दरवाजे से आप दाखिल होते हैं तो बहुत विस्तार में फिर आप जाने लगते हैं। तो इसलिए हम भवाली आ रहे हैं वापस। तो जो आपने लिखा इस किताब में, कमला नेहरू यहाँ रही सैनिटोरियम में, तो हम जानते हैं, चूंकि पढ़ा कमला नेहरू, इंदिरा गांधी। लेकिन इसी में दिखा कि सुभाष चंद्र बोस भी सैनिटोरियम में रहे, ये मुझे अंदाजा नहीं था। नहीं, उनके फोटो हैं, उनपे जो और भी जो उनपे लिखा गया है, उनपे भी इसका है कि भवाली आए थे और उनको टीवी थी, ये तो पक्का है। वो तो ऑस्ट्रिया में रहे हैं और विट्ठल भाई पटेल ने वहाँ उनको अपनी प्रॉपर्टी पूरी इसमें इसी इलाज के दौरान दे दी थी। जब ये इंदिरा गांधी भी लेकर के इनको पहुंची है कमला को, तो भी वहाँ मिले थे, तो उसी चक्कर में वहाँ थे वो। एक बार पीछे की तस्वीर, अब देखिए थोड़ा आसमान साफ हुआ, पहाड़ जो है ना, पल पल मौसम बदलता है पहाड़ में, और कभी धूप, कभी छांव, कभी बारिश, कभी बादल। अब देखिए पूरा साफ हो गया, ये धूप है, बादल भी देखिए। और मैं आपको बताऊं कि 2 घंटे से हम लोग प्लान कर रहे हैं कि शूट करेंगे, जैसे ही सोचते हैं शूट करेंगे वैसे ही बादल और बारिश, फिर ऐसे धूप। लेकिन अभी फिलहाल 20-25 मिनट से ये ठीक है मौसम है। एक तो बहुत खूबसूरत जगह पे है, तो बहुत तो लकी है, किस्मत वाले हैं आप। तो ईर्ष्या हो गई आपसे सिंह साहब, ईर्ष्या हो गई है। अब आते हैं फिर उस पर कि जैसे आपने सुभाष चंद्र बोस का जिक्र किया, इसी में आपने कहा के.एल. सहगल, मशहूर गायक, अलग अंदाज, अलग आवाज के लिए वो भी रहे, यशपाल भी आए। उस समय इतना बड़ा सैनिटोरियम था, जिसको भी टीबी होती थी यहाँ आते थे। एक पर्सनालिटी यहाँ आई है, मेरे ख्याल देश का अकेला था। तो ये तो है। हम लोग जब रामपुर में पोस्टेड थे तो अपने पेशेंट यहाँ भेजते थे, मैं देखने आया था, हमें याद है यहाँ पे। और मैं तब इसको देख करके इतना प्रभावित हुआ था, कैसी जगह है, क्या ठंडा, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। तो मरीज के साथ जो तीमारदार आता होगा उसको लगता होगा हम आगे पहाड़ में। कितने लोग हैं यहाँ। हाफिज जी का बताते हैं, सबसे ओल्डेस्ट मुस्लिम यहाँ जो परिवार बसा है, वहाँ इलाज कराने आए, फिर उन्होंने कहा हम यहाँ जाएंगे नहीं ठीक होकर के। और उनका परिवार है और अभी बड़े साहित्यकार हैं, शहीद जी उनके बेटे हैं, फिनलैंड में थे, उनकी डेथ हुई है। बल्कि इसका कवर सईद साहब ने बनाया है। अच्छा, बादलों में भवाली। आप भी आते जाते रहते भवाली है? आपको रामगढ़ और भवाली में क्या फर्क लगता है? देखिए, भवाली थोड़ा नीचे, हालांकि अब ये कहना कि रामगढ़ अच्छा है, भवाली है तो ठीक नहीं है। भवाली थोड़ा नीचे है, रामगढ़ थोड़ा। हाँ, लेकिन रामगढ़ एक कस्बा है, गांव है, यहाँ थोड़ा सा इसका विस्तार है। उस तालाब का क्या नाम है? भीमताल। भीमताल है। अच्छा, भीमताल दिख रहा है, ये मुझे पहले पता होता तो मैं बोला होता कि भीमताल है। मैं पूछने वाला था कि कौन सा ताल है वो। अच्छा, भीमताल है। तो देखिए यहाँ से भीमताल दिख रहा है, तो आप तो जन्नत में सीधे रह रहे हैं सिंह साहब। तो एक तो देखिए, इस किताब में अगर 170 पन्ने हैं, 170 पन्ने पर बात करेंगे तो कम से कम 400 मिनट हो जाएगा। तो हम कुछ टुकड़े, ताकि आप इसको पढ़िए। हाँ, आप सुल्ताना डाकू पे आते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सुल्ताना डाकू का नाम सुना है? जो फिल्में देखते रहे 40-50 साल, 35 साल पहले, मान सिंह, माधो सिंह, मोहर सिंह, सुल्ताना डाकू, और बाद के दिनों में और नाम जुड़े। लेकिन इन नामों से बहुत फिल्में बनी, सुनील दत्त जैसे अभिनेता और ये बहुत सारे। तो अब सुल्ताना डाकू के बारे में मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यहाँ से कोई रिश्ता उसका सुल्ताना डाकू का था। तो क्या रिश्ता था, थोड़ा आप बताइए। थोड़ा मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं चाहता हूँ लेखक की जुबान से, और कुछ आपको भी होगा तो आप जोड़िएगा। मुझे भी जब मैं इसमें तलाश रहा था, जैसा मैंने कहा कि मैं पूरा ढूंढ रहा था इस इतिहास, तो मेरे एक साथी हैं, पुलिस के हैं, उत्तराखंड पुलिस में हैं, अमित जी। उन्होंने कहा कि सर, लास्ट डकैती तो सुल्ताना डाकू ने भवाली में डाली है। तब मैंने उस पर डालना चालू किया तो पता लगा कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण किताब है, कन्फेशन ऑफ सुल्ताना डाकू, वो सर्राफ साहब की लिखी हुई है। तो वो फिर मैं उसको खरीदा तो पता लगा कि अंतिम डकैती उन्होंने अपनी ज़िंदगी की यहीं डाली। इसलिए अंतिम कहलाता हूँ, सुल्ताना के हिसाब से अंतिम नहीं थी। उसकी उम्र क्या थी जिस वक्त 1924 में फांसी हुई? 1924 में फांसी हुई, जब 24 साल का करीब था। अच्छा। तो 23 की बात है ये, जब डकैती डाली 23 साल का था, उसके लिए नहीं था।
इम्पोर्टेंट ये है कि उसी कारण इसकी फिर रात में जो है सूचना हो गई और उसी सुबह पकड़ लिया गया। तो अंतिम इसलिए है कि भवाली की वो डकैती अंतिम डकैती। अच्छा, इसमें बड़ा दिलचस्प है, जैसे सुल्ताना डाकू के बारे में पढ़ रहा था, 1919 में वो वहां से नजीबाबाद के किले से 4-5 भागा साल था। हाँ, नजीबाबाद किले में आखिरी बार हाँ, वो सैल्वेशन आर्मी के साथ थे वहाँ पे। हाँ। और वहाँ उनके एडजुटेंट की हत्या हो गई। हाँ। तो हत्या में बताया जाता है इनके साथी ने किया, लेकिन ये भी थे वहाँ। ये कहते हैं अपने कन्फेशन में सुल्ताना कि मैंने नहीं मारा, मेरे साथी ने मारा। तो एडजुटेंट की हत्या हो गई, तो फिर इन लोगों ने जब हत्या हो गई तो डर के मारे से भाग लिया। अच्छा, थोड़ी कहानी संक्षिप्त में बता दीजिए सुल्ताना डाकू की, नहीं सच जो आपने लिखा है। नहीं, बस इतनी कहानी है कि वहां से ये लोग भागे। फिर वहां से इनकी, नहीं, एकदम बैकग्राउंड के साथ जो आपने बताया। जिस नजीबाबाद में एक्चुअली सैल्वेशन आर्मी इसलिए थी कि ये भातू कम्युनिटी के थे जो क्रिमिनल ट्राइब होती थी। तो पहले इनको सीआईडी, हमारा पुलिस में एक विभाग था जो इनको देखता था, कुछ जमीन वमीन दे करके इन लोगों को बसाता था। लेकिन बाद में हॉलिन साहब ने, एसटी हॉलिन साहब ने, जो तत्कालीन आईजी हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि इनको फिर सैल्वेशन आर्मी के हवाले कर दिया गया कि वो ज़्यादा बेटर देखेंगे। और सैल्वेशन आर्मी जरा बताइए। हाँ, सैल्वेशन आर्मी क्रिश्चियन परंपरा में एक शब्द, वो आर्मी नहीं है, वो ज्यादातर धर्म प्रचारक हैं, पादरी हैं, कुछ मिशनरी स्पिरिट के लोग हैं। और लेकिन उसका गठन एक आर्मी, इसीलिए एडजुटेंट, इन्होंने एडजुटेंट शब्द का आर्मी पैटर्न पे हुआ, आर्मी पैटर्न किया गया। वहाँ पर दुखियारों को रख करके और उन्हें प्रभु यीशु की शरण में ले जाने वाला कॉन्सेप्ट था कि उनको एक धार्मिक शिक्षा भी देंगे और उन्हें बुरे से भले की तरफ ले जाए, अंधकार से प्रकाश की तरफ, ये उसका लक्ष्य है। तो उस तरह का एक ये नजीबाबाद में किला था जहां अंग्रेजों ने एक सैल्वेशन आर्मी का हेडक्वार्टर बनाया। और नजीब उल-दौला जो है, जो यहाँ पे दिल्ली के मुगल उसमें थे, सदर थे, तो उनको दिया गया था। ये रोहिला थे, रामपुर स्टेट के थे, तो इन लोगों को दिया गया था उस पोर्शन को। तो उन्होंने जो है फिर वहाँ पे अपना इनको रह रहे थे। नहीं तो ये जो सुल्ताना डाकू का देख रहे हैं कि उसको पकड़ने की बहुत कोशिश उस समय अंग्रेजों के समय हुई और 300 पुलिस वालों का दस्ता बनाया गया। जिम कॉर्बेट की भूमिका थी उस समय, जो यहाँ स्थानीय पुलिस एसपी थे। वो थोड़ी कहानी बताइए, लोगों को समझ में आए। नहीं, इसमें तो एक बढ़िया कहानी ये है कि जब वो वहाँ नजीबाबाद जेल में था तो उसके बाबा ने कहा कि तुमको कोई क्राइम करना चाहिए तब तुम्हारी शादी होगी। अच्छा, ये क्रिमिनल ट्राइब का था। में ये होता है कि हम अपनी लड़की कैसे दे दें, पहले दिखाए ना कि हमको क्या कर लेगा, योग्यता तो दिखाओ, क्या है। तो फिर इसने क्राइम किया, ये दिल्ली गया तो वहाँ क्राउन जो है, वाइसराय का, वहाँ जो किंग का वो लोग आने वाले थे कुछ, तो उस पर इसने हाथ मारा, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो रास्ते में ट्रेन पे इसने मारा, एक मंगलसूत्र ले आया और फिर इसके बाद इसकी पुतली से जो थी उसकी शादी हुई। पुतली बाई जो है, हाँ, सुल्ताना डाकू की पत्नी पुतली बाई, वो भी फिल्म। अच्छा, सुल्ताना डाकू पे फिल्में तो बनी है, मुझे अब नाम अभी याद नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से सुल्ताना के कैरेक्टर पे फिल्में बनी हैं 60 और 50-60 के दशक में। वाले पे भी किताब बन रही है। हाँ। ये जो मुजफ्फरनगर वाले नवाब के नवाजुद्दीन के हैं, ये इसमें। तो अब इसमें जैसे बहुत कहानी है, थोड़ा विस्तार से आप बताइए। जैसे इसमें एक कहानी है कि उसको पकड़ने के लिए जो जिम कॉर्बेट और पुलिस के उससे मिलजुल कर एक टीम बनी, दस्ता बना। फिर उसके बाद उसको कहीं किसी के घर पे बुलाया गया कि उसको अपने यहाँ बुलाओ, कोई बनिया था वहाँ बुलाया गया। और उसके बाद कहा कि 1 किलोमीटर दूर पुलिस वाले थे छिपे हुए कि तुम नगाड़ा बजाना और तब हम धावा देंगे। और वहाँ सुल्ताना भाग गया चकमा देकर। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं इस कहानी में। एक तो इनको पकड़ने के लिए विंडम साहब थे, यहाँ कमिश्नर थे कुमायूं के। हमारे मैं एसपी मिर्जापुर था तो वहाँ भी वो डीएम रहे हैं, तो बड़े पॉपुलर थे वो। तो विंडम साहब को शिकायत मिली कि बहुत क्राइम हो रहा है, कुछ कर रहा है। तो उन्होंने गवर्नमेंट से कह करके एक स्पेशल फोर्स गठित किया 300 लोगों का, जिसमें फेडरिक यंग, जिसके एक डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी थे, तो उनको उसका हेड बनाया गया सुल्ताना को पकड़ने के लिए। एक तो ये था। तो और उसमें फिर जिम कॉर्बेट साहब भी जंगलों में ज़्यादा रहते थे, तो उनको भी साथ लिया गया। और ये जो कन्फेशन लिखा गया किताब है, इसके जो पियर साहब थे, ये लोग भी साथ रहते थे। तो 3-4 ये लोग साथ रहते थे और ग्रुप रहता था। तो जैसे जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, बात सही है कि वहाँ ये कहा गया कि इंफॉर्मेशन ये है कि तुम नगाड़ा बजा देना। उसको इनवाइट किया गया गैंग को कि वहाँ हम इनको पकड़ लेंगे। अब ये देखिए, इम्पोर्टेंट ये है कि उसको पहले से सूचना हो गई कि मुझको वहाँ डकैती के लिए इसलिए इनवाइट किया जा रहा है, सूचना दी जा रही है कि मुझको पकड़ा जाएगा। तो उसने कहा कि चैलेंज किया कि मैं आऊँगा। आया, गाना जो फूल कुंवर गाना गा रही थी उसका गाना देखा, खाना खाया।
खाली उसने कह दिया नगाड़ा नहीं बजेगा, क्योंकि वही चीज है जो है जिससे और 1 किलोमीटर दूर पता चल और जाएगा। जब फूल कुंवर को लेके वो चला तब उसने कहा अब बजाओ नगाड़ा, और जब तक पुलिस आई नगाड़े की आवाज पे कि तब जैसे तक आ ये जाए भाग वैसे, गया। तब तक भी जा तो चुका एक था। अपने आप में तो बहुत चैलेंजिंग वो काम करता था कि अब बजाओ नगाड़ा, अब ऐसे बजेगा। तो एक तरह से किंवदंती भी, किस्से कहानियां भी बहुत, आधी हकीकत आधा फसाना भी सुल्ताना डाकू के बारे में रहा होगा। अरे असल में फेड्रिक किंग साहब से सुल्ताना उनकी जो था एक रॉबिन हुड हमारे यहाँ हाँ हाँ दूसरे की नहीं नहीं, इनका चैप्टर का नाम ही है सर। हाँ। ये जो जिम कार्बेट ने लिखा है अपना चैप्टर, वो रॉबिन हुड माय इंडिया में। माय इंडिया में रॉबिन हुड का ही वो लिखा है कि सुल्ताना रॉबिन हुड के नाम से ये चैप्टर लिखा गया है। और इसकी सुल्ताना से फेड्रिक साहब की मुलाकात होती है। अब देखिए दोनों का साहस देखिए, दोनों को ये फेड्रिक साहब भी 300 के फोर्स लेकर के थे और मिलने जा रहे हैं, तो कोई वो भी, और दोनों तरफ से अपने अपने आदमी लगा पोस्टरिंग है रखे हैं, दोनों हाँ, तरफ से। और एक इतना बड़ा डकैत, तो दोनों मिलते हैं, दोनों बात करते हैं और फिर दोनों सुरक्षित चले जाते हैं। कुछ डील करने की कोशिश हाँ, होगी कोशिश करते सरेंडर हैं। के लिए। हाँ, ये लेकिन मतलब ये कि कोई गोली नहीं चलती है ना, ये लोग भी बस सतर्क ही हैं दोनों पक्ष। जैसे आजकल वो इंडिया पाकिस्तान पे टॉप के बॉर्डर पे कारगिल पे है, कुछ चोटी पे वो बैठे हैं, उस चोटी पे बैठे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को खाली संभाले हुए हैं कि तुम हम पे फायर करोगे तो हम तुम पे फायर करेंगे, इसलिए सब शांत रहो। इस मुलाकात का एक प्रसंग जी, जो बताइए। सुल्ताना के चरित्र पर भी रोशनी डालता है। इस मुलाकात के पहले एक बार जब यंग उसके लिए कॉम्बिंग कर रहे थे तो सुल्ताना यंग के बारे में बताइए। यंग जो था वो एडिशनल एसपी थे, जो इस पूरे उसके इंचार्ज थे, आईपी अफसर थे। ठीक है। हाँ। और सुल्ताना एक पेड़ पर बैठ करके अपने बंदूक में निशाना लगा करके और देख रहा था कि सामने से यंग आ रहे हैं और ये जिम कार्बेट आ रहे हैं, लेकिन उनके जद में थे, उसके बाद भी उसने मारा नहीं। तो जिस मुलाकात का जिक्र करते हैं उसमें सुल्ताना एक तरबूज लेके जाता है, उन्हें प्रेजेंट करता है और ये कहता है कि साहब आप थोड़ा सावधान रहा करिए, और बताता है कि जब आप उस दिन हमारे तलाश में आए थे तो आप एकदम मेरे निशाने पे थे, लेकिन चूंकि मिलने की बात थी और ये सारी बातें थी इसलिए बख्श दिया इसलिए मैंने आपको मारा नहीं। तो ये उसके चरित्र की आप एक और सर इसी वजह से सर ये लोग जो हैं, ये फेडरिक यंग साहब भी और ये जिम कार्बेट साहब भी बाद में इंटरेस्टेड थे कि इसको फांसी न दी जाए, क्योंकि इन लोगों के साथ उसने बड़ा मानवीय व्यवहार किया था, लेकिन वो खैर फांसी हुई। इन्होंने गवर्नमेंट को लिखा, बड़ा कोशिश किया, गए मिले कि फांसी ना हो। और दूसरा फिर इसके सुल्ताना के बेटे को इन्होंने अपना यंग का नाम दिया अपना, और उसको इंग्लैंड भेजा, पढ़ाया लिखाया, वो ICS हुआ, पोस्टिंग हुई। अच्छा, डाकू सुल्ताना का बेटा, तो उसकी अगली पीढ़ी कहीं होगी। हाँ वो है लेकिन अब यंग के नाम से हो गई फांसी। अच्छा, यंग ने नाम दे दिया जो अधिकारी थे यहाँ। लेकिन फांसी हुई 1924 में। फांसी शायद इसी इलाके में हुई, हल्द्वानी में फांसी हुई सुल्ताना डाकू को, और डिस्ट्रिक्ट जज थे कोई रस्तोगी साहब, उन्होंने फांसी दी उस समय। सेशन जज थे, सेशन जज वही डिस्ट्रिक्ट। मुझे ये छोटा सा इसमें ये जरूर है कि इस कहानी में एक, आप जानते होंगे वो उसमें भी थे, संसद टीवी, राज्यसभा टीवी में भी थे। श्री अरविंद जी ने एक बार टेलीफोन किया कि साहब मेरी सूचना के मुताबिक फांसी जो है आगरा जेल में हुई है। तो मैं थोड़ा सा इस पे हुआ कि इस कहानी में कहीं क्या मामला है। तो मैंने जब बात किया तो सर जो बता रहे हैं यहाँ रामगढ़ में, तो यहाँ पता लगा कि नहीं साहब, यहाँ लोगों से मैंने बात की है तो ये पता लगा कि नहीं साहब नैनीताल जेल में ही जो है, हल्द्वानी जेल में ही हुआ है, और नैनीताल से कोर्ट से इनको फांसी, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, रस्तोगी साहब ने फांसी दी थी, ये फिर कंफर्म हुआ। अब देखिए उस समय में, अब तो वैसे डाकू होते नहीं है, होते भी होंगे तो दूसरे किस्म की डकैती होती है। अब तो डाकू हमारे आपके बीच शहर में भी कहीं हो सकता है, अलग अलग चोले में व्हाइट कॉलर वाले डाकू भी होते हैं। लेकिन तब जो बहुत सारे डाकुओं की कहानी जब माधो सिंह, मोहर सिंह, फला सिंह, ये सिंह, चंबल, भिंड, मुरैना सुनते हैं, उससे ये और पहले की 40 साल 30 साल पहले की बात है, तो उन डाकुओं की एक दूसरी छवि भी थी कि वो बड़े लोगों को, बनिया को, पैसे वालों को लूटते थे और गरीबों की शादी ब्याह या उस तरह का सामाजिक कार्य करते थे। इसके बारे में भी उस तरह की छवि थी। भवाली की डकैती में भी उसने यही किया, उसने लिखा कि यहाँ भवाली को, बनियाओं को लूटा जब उसने दुकानों से, तो उसने यहाँ पूरा अनाज जो है पूरा खोल दिया, सब लोग ले जाओ। लोग खूब जयकारा लगाते हुए यही लूटा और यही अनाज खोल दिया, यही बांट दिया। तो जयकारा लगा रहे थे लोग, लूट रहे थे कि सुल्ताना की जय हो।
तो ये जयकारा यहाँ सुल्ताना का फोटो भी है कोई? हाँ है फोटो इसमें नहीं है शायद। नहीं सुल्ताना इसमें जैसे फिड्डी के आगे है एक फोटो एक सुल्ताना को पकड़ने के दौरान भोजन करते हैं। लेकिन है कहीं फोटो। अच्छा चलिए, अब बारिश बूंदाबांदी शुरू हो गई है। इसमें जो जिम कॉर्बेट की जो किताब है माई इंडिया, उसमें सुल्ताना का जिक्र है, जैसा कि उन्होंने बताया। एक पैराग्राफ इन्होंने वहीं से ट्रांसलेट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, समाज अपराधियों से अपनी रक्षा चाहता है। सुल्ताना अपराधी था जिसका कानून के अनुसार न्यायालय में जो फैसला हुआ, लेकिन मैं उस छोटे से आदमी के लिए अपनी सराहना को रोक नहीं सकता जिसने सरकार की ताकत को 3 साल तक शून्य बनाए रखा और जिसने अपने बहादुर आचरण से उन सबका दिल जीता जो जेल में उसकी सुरक्षा में तैनात थे। मतलब 3 साल तक, जिसको बिहार में कहते हैं ना कि एकदम नाको चने चब्बा दें, बिहार का मुहावरा है कि नाको चने चब्बा दिए। मैं मेरे मुंह से कुछ और निकलने वाला था, रोक लिया मैंने उसको, जो स्थानीय भाषा में कहते हैं, जो उसने किया। तो ये कन्फेशन है दरअसल, है कि उसने 3 साल तक 300 लोगों की टुकड़ी, अंग्रेज उनके साथ, बल्कि एक कहीं आप ही में पढ़ा कि कोई अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने पूरा साजो सामान हथियार इकट्ठा करना शुरू किया था सुल्ताना के सफाई के लिए। किसी का जिक्र है कि उन्होंने बहुत तरह के साजो सामान इकट्ठा किए थे उससे काउंटर करने के लिए। तो उसके बाद फिर जो भी फांसी हुई थी। एक तो सुल्ताना की जबरदस्त कहानी है इसमें, इसके अलावा भवाली के बारे में और क्या क्या है इसमें? नहीं सभी बहुत कुछ है। यहाँ का कैंची धाम आजकल बहुत चल रहा है, कैंची धाम पे इसमें जानकारियाँ हैं काफ़ी, जितना भी है। और ये एक्चुअली भवाली कई तरह से, जैसे आप देखिए स्वतंत्रता आंदोलन का बड़ा केंद्र है। यहाँ 1922 में वही और दुर्गा भाभी, नहीं ये गोविंद वल्लभ पंत ने यहाँ पूरी स्टेट खरीदी है भाई। ये आज भी उनके केसी पंत साहब यहीं से रहते हैं। ये मतलब जो कैसे यहाँ चीफ मिनिस्टर हुए तो बाद में हुए 37 में, जब वो जो हुआ पहला, फिर बाद में यूपी के हुआ स्वतंत्रता के बाद। 22 में इस भवाली में उन्होंने अपनी जमीन खरीद ली। अब आज की डेट में भी उनके पास बहुत जमीन है, पूरी स्टेट है। यहीं रहते ही थे। यहीं रहते थे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस के बड़े नेता रहे, वो रहते थे। तो बट नेचुरल है कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनके साथ यहाँ सब। अब इसी में देख रहा हूँ मैं, चूंकि बूंदाबांदी हो रही है, जल्दी जल्दी भी आना चाह रहा हूँ। अब इसमें देख रहा हूँ कि दुर्गा भाभी और इनका भी रिश्ता था यहाँ से, भगवती चरण वोहरा। ये सब लोग जो हैं एक्चुअली यशपाल जी यहीं आते थे ना सब। तो ये तो अच्छा यशपाल जी चूंकि आते थे तो रिवोल्यूशनरी पार्टी जो थी उसके, वही मैं कह रहा हूँ कि दोनों ग्रुप, मतलब एक तरफ से ये वाला ग्रुप जो कांग्रेस का था और एक तरफ से वो ग्रुप जो सशस्त्र क्रांति वाला था, दोनों ग्रुप का भवाली से नाता है। और सुभाष, आपने लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस का भी भवाली से रिश्ता था, तो उनका क्या रिश्ता रहा? नहीं, जहाँ सेनेटोरियम आए हैं, रहे हैं। छाता लाइए भाई, छाता भी देना पड़ेगा। देखिए आप दोनों को बचाते, विभूति जी को ज्यादा बचाते हैं और हम तो थोड़ा झेल भी लेंगे। हाँ अब देखिए छाते में बात कर रहे हैं, ये पहाड़ है, बारिश शुरू हो गई। हाँ बताए, पहले ये वाला खत्म करते हैं जल्दी। जी। हाँ। तो इसमें सुभाष जी भी यहाँ थे। यशपाल जी की तो गिरफ्तारी के बाद उनको ऑर्डर मिला था कि ये वहाँ यूपी में नहीं रहेंगे, ये सीधे भवाली जाएंगे और सीधे वो लखनऊ नहीं रुकेंगे। जब उनको छोड़ा गया था, इनको जब 37 में गोविंद वल्लभ पंत की मिनिस्ट्री बनी थी उन एक्ट के तहत अंग्रेजों के ज़माने में, तो अंग्रेज मान नहीं रहे थे, क्योंकि इन्होंने क्रांतिकारी काम किया था। वो वाइसराय को जो ट्रेन वाले में बम वाला था उसमें ये थे, तो इनको जो है ये था कि नहीं, इनको नहीं छोड़ेंगे। तो इस पर पंत जी ने कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, हमारी गवर्नमेंट इस्तीफ़ा देगी। तो बहुत मुश्किल से छोड़ा गया और ये इनको आदेश दिया गया कि ये सीधे यहाँ से अपने इलाज के लिए भवाली जाएं, वहीं रहें, भवाली में इलाज कराएं। इनको भी थोड़ा ट्यूबरकुलोसिस का प्रॉब्लम थी और उसी मकान में रहे जिस मकान में कमला नेहरू रही थी, चंद्र भवन में आकर के। अच्छा अब देखिए सुल्ताना डाकू वाला फिर पन्ना पलट गया, मेरी दिलचस्पी थोड़ी है उसमें, दर्शकों की भी होगी ज़रूर। तो इसमें जैसे इसमें लिखा है कि जिम कॉर्बेट ने शायद जिक्र किया होगा अपनी किताब में कि सुल्ताना डाकू यहाँ जो फ्रेडी थे, फ्रेडी नाम था ना, उनके दबाव में इलाका से थोड़ा दरबदर हुआ या इधर से कम हुआ जाना, तो पीलीभीत की तरफ गया और गोरखपुर तक धाबे बोले जो आपने लिखा। तो बड़ा सुन के लगता है कहाँ पीलीभीत और कहाँ गोरखपुर। पूरा ये पूरा नॉर्थ इंडिया का काफी था। नहीं मतलब इतना डिस्टेंस कवर करना उस समय में, तो घोड़े से लोग चलते होंगे सर? घोड़े थे, 300-400 किलोमीटर तक जाते थे डकैती करने। 300-400 किलोमीटर एक रात में नहीं जाते, नहीं वो कई दिन में जाते होंगे, इसलिए डेरा लेके ही चलते होंगे ना। तो उस समय सुल्ताना डाकू गैंग में कितने लोग थे? नहीं इसका है करीब 100 से ज्यादा लोग थे, तो था ही। जी, घोड़े भी थे इनके गैंग में।
जी। और जिम कॉर्बेट का क्या रिश्ता रहा है भवाली से? जिम कॉर्बेट से तो मतलब नैनीताल में तो रहते ही थे और यहाँ पे टहलते ही थे। तो ये तो जंगल था, दुबई स्टेट थी अपना, वो तो अपना टहलते रहते थे। तो ये इसमें मारने में जब इनको इस टीम ने अपने दोस्ती में इनको बुलाया यंग साहब ने कि मेरा साथ दीजिए, आप जंगल में रहते हैं, जंगल की करते थे जानकारी- शिकार, लेकिन जब अंग्रेज अफसरों से सुल्ताना काबू में नहीं आ रहा था तो शिकारी को बुलाया। शिकारी यही को कहानी है ना? ये। तो वो उनके फिर साथ रहते थे, वो जाते थे ऑपरेशंस में, साथ जाते थे। जी। कृष्णा सोबती वाला बता रहे थे कि भोपाली से रानी खेत उस समय आती जाती थी, पहाड़ों के चक्कर लगाती थी, बहुत कुछ ये जो लिखी, और जो बादलों के घेरे जो लिखा है उसमें जिक्र है। वो बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है। माया एक पत्रिका निकला करती थी इलाहाबाद में, उसमें छपी थी मित्र प्रकाशन की। 60 के दशक में, और बड़ी मर्म स्पर्शी, बल्कि आप कहिए कि कृष्णा सोबती की जो कहानियां उनमें सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। उसमें ये पूरा जिक्र हाँ, ये यहाँ से भवाली का है। रामगढ़ से जो यहाँ से रामगढ़ के लिए जो सड़क जाती थी, उसके पास किसी घर में रह करके, और नहीं यहीं पे सर, ये पाइंस में रही हैं। और ये सर एक चीज इसमें और है कि उन्होंने इसी किताब में अपने यात्रा वृतांत भी लिखे हैं बाद में, बादलों के घेरे में। तो उन्होंने इस बात को लिखा है कि मैं भवाली में, ये 49 में लिखा है, 52 में रही हैं, तो उन्होंने पूरा डेटे डाली हैं। इस कहानी को भी उन्होंने लिखा है कि मैं 1955 की कहानी है, ये जो बादलों के घेरे कहानी है। तो 1949 में उन्होंने लिखा है कि मैं भवाली में ऐसे ऐसे, यही जो चंद्र भवन के सामने से जहाँ कमला नेहरू का वह था, ये यशपाल जी थे, इसमें नीचे उतर करके मैं सात ताल की तरफ गई, वहाँ गई। वो पूरा उन्होंने अपना उसमें किताब में उन्होंने अपना वर्णन किया है। एक आपने शिवानी का भी जिक्र किया, जो मृणाल पांडे की माँ है, उनका घर कहाँ है? नहीं, शिवानी का घर अल्मोड़ा है हाँ, ना? हाँ। नहीं, रहने वाली तो ये अपने अल्मोड़ा की अल्मोड़ा की, हाँ। और इनकी बड़ी बहन जयंती जी का घर भवाली था। ओके। जिनके बेटे पुष्पेश पंत हैं, ओके, जो जेएनयू वाले हैं, हिस्टोरियन। तो ये और ये लोग पुष्पेश पंत और ये लोगों का शिवानी वगैरह सब जो है, ये जब इनके साथ रहते थे तो नैनीताल में एक ही घर में रह के पढ़े हैं, चूंकि वो बहन के हैं। तो इस परिवार का भवाली बहुत आना जाना था। मैंने ये कहा कि ये पूरा परिवार भवाली बहुत आता था, क्योंकि इनकी बड़ी बहन जयंती, शिवानी की बड़ी बहन, यहीं की रहने वाली। तो इस तरह से बहुत सारी जानकारियां हैं। किस प्रकाशन से छपा है? वैसे ऑनलाइन मिलता है ये? हाँ, किताब मिलती है? अमेजॉन पे तो है, अमेजॉन पे है। बादलों में भवाली देख सकते हैं। इन्होंने समर्पित भी किया है कुछ पहाड़ के उन तमाम साथियों के नाम जिन्होंने मुझे भी पहाड़ी बना दिया। तो ये है। आप कुछ और शेयर करना चाहेंगे विभूति जी, चूंकि इतने दिन से आप यहाँ रहते हैं, पहाड़, यहाँ के परिवेश, यहाँ मैं भवाली में नहीं रहा, तो नहीं, जो भी इस इलाके के बारे में, भवाली के बारे में सबसे बेहतर यही बता सकते हैं। उन्होंने बताया भी, काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो चंद्र भवन की तस्वीर है। तो ये किताब लिखने के लिए आपने बहुत मेहनत की होगी, सब जगह गए होंगे? निश्चित तौर पे सब जगह, सबके इंटरव्यू तमाम। हाँ, सुल्ताना डाकू का फोटो मिल गया। ये देखिए है। देखिए क्या ड्रेस है। इसको मैं फोटो एडिट में लगा दूंगा। सुल्ताना डाकू क्या पहना हुआ है, कुर्ता जैसा कुछ है, वो होता है गिरफ्त में है ना, गिरफ्त में, कस्टडी में। ये 1923 में इसका होगा। हाँ, 23 का होगा, या उसके पहले नजीबाबाद से भागा, उसके पहले का भी हो सकता है। नहीं, वहाँ का नहीं, ये तो गिरफ्त का पूरा। अच्छा, गिरफ्त का। एक ही बार पकड़ा गया, उसी में फांसी हो गई। फांसी हो गई, एक ही बार गया। तो बहरहाल इसको, हाँ, एक और कहानी जो छूट गई उसको भी खत्म करते हैं। इसी में मैं पलटते हुए देखा, लल्ली उर्फ राजकुमारी की, जो जोधपुर, बीकानेर राजघराने की जो थी, राजकुमारी हुई। अगर गंगा सिंह जी उस समय बहुत ही मशहूर राजा बीकानेर, बहुत बड़े, गंगा नहर उन्हीं की तरफ, वही उन्हीं के नाम से है। उनके ये महाराजा करणी सिंह की बुआ हुई। ओके। तो ये चांद कुंवर जो है यहाँ आई थी, और मोस्ट प्रोबेबली सैनिटोरियम के इलाज के चक्कर में यहाँ रहेंगी, यहीं इलाज कराएंगे, यहाँ उनकी डेथ हो गई। तो एक 16 नाली जमीन लेकर के और इनका यहाँ स्मारक बनाया, और आज भी जो है राजस्थान गवर्नमेंट उसको करने के लिए, मतलब मेंटेन करने के लिए पैसा देती है, वो मैंने इसमें लगाया है। तो ये बहुत यहाँ के लिए 16 नाली में एक बाग लगाई गई थी, और किसी समय ये भवाली की ऐतिहासिक धरोहर थी कि इतने बढ़िया। अब वो सब धीरे धीरे कंक्रीट का जंगल हो गया, लोगों ने बेच। तो आप यहाँ सालों भर रहते हैं? मैं करीब कोशिश करता हूँ कि साल भर रहूँ। तो ठंड कैसी होती है? ये ठंड मैंने बनवा रखा है, ये ग्लास हाउस। अच्छा। अगर बाहर का टेम्परेचर 10 है तो खींच खाच के 30-40 तक कर देता है। तो अभी जैसे इस मौसम में सुबह
6 बजे 7 बजे वॉक करने निकलते हैं, हाँ, कितना हाँ। टेम्परेचर होता है? 16 सुबह 17। तो इस समय भी 12 13 14 रहता है। हाँ। हम लोग डेली कुछ ना कुछ स्वेटर टाइप का सुबह पे हाँ, आज सुबह मैंने भी पहना था। हाँ जी, तो अब सुबह चूंकि आप भी एक किताब लिख रहे हैं रामगढ़ में हत्या, तो वो किताब क्या है, उसका परिवेश क्या है? मुझे नहीं लगता कि आज की बात अच्छा नहीं करेंगे, चलिए चलिए, परिवेश रामगढ़ का है। हाँ परिवेश रामगढ़। तो विभूति जी भी एक किताब लिख रहे हैं और पहाड़ में बहुत सारे, अब तो लोग शायद कम आते हैं उस तरह से, लेकिन पहले 30-40 साल पहले बहुत सारे साहित्यकार पहाड़ों में आते थे और 2-2 4-4 6-6 महीने रहते थे साहित्य साधना के लिए, और यहीं शांति के साथ रहना, लोगों से मिलना जुलना, यहीं किरदार तलाशना और यहीं कहानियां लिखना। वो उस तरह से सिलसिला अब शायद नहीं है। देखिए एक दौर था खास तौर से 50 60 और 70 के दशक में, हाँ। जैसे मैं इलाहाबाद में पढ़ता था तो मैं बड़े जिसे कैसे कौतूहल से सुना करता था सारे किस्से। उपेंद्र नाथ अश्क थे इलाहाबाद में, और भी तमाम लेखक थे, हिंदी के बड़े लेखकों में निर्मल वर्मा थे, गाजियाबाद के सेरा यात्री थे। तो इन लोगों का पता चलता था, ये जाते थे महीने भर 2-2 महीने एक कॉटेज किराए में ले करके वहाँ रहते थे, लिखते थे और लौटते थे अब एक पूरा उपन्यास तैयार करके। हाँ, संस्मरण उनके दिमाग में इतनी छवियां हो जाती थी कि लिखना। तो लेकिन आप उस तरह के कम किस्से कहानियाँ आपको सुनने को मिलते हैं। निर्मल वर्मा का नाम उन्होंने लिया तो निर्मल वर्मा कॉलेज के दिनों में मेरी अगर साहित्य में थोड़ी भी दिलचस्पी हुई तो एक मुख्य किरदार थे। प्रेमचंद और इन लोगों को तो हम लोगों ने कोर्स में पढ़ा, लेकिन जो उस तरह के साहित्य में तो निर्मल वर्मा की 7-8-10 किताबें जो उस समय पढ़ी, कौवे और काला पानी, चीड़ों पर चांदनी, अंतिम अरण्य, रात का रिपोर्टर, पिछली गर्मियों में, लालटीन की छत, ये सब उस समय पढ़ी। उसमें चीड़ों पर चांदनी जो है बहुत दिलचस्प है। अगर आपको यात्रा वृत्तांत में दिलचस्पी है तो उसमें निर्मल वर्मा प्राग में बहुत साल तक रहे थे। शिमला में रहकर उन्होंने किताबें लिखी, बहुत कहानियां रची, लेकिन प्राग में, ऑस्ट्रिया में, वियना में और जगह यूरोप में जहां जहां रहे उस पर निर्मल वर्मा ने काफी लिखा। चीड़ों पर चांदनी पतली सी किताब है। तो मैं प्राग गया हूँ, वियना गया हूँ, उन रास्तों से, उन गलियों में जहां का जिक्र निर्मल वर्मा ने किया है, उन सब जगह मैं गया था देखने, फील करने। क्योंकि जब आप 20-22 साल के होते हो और वो पढ़ते हो, जैसे विभूति जी ने कहा, तो उसमें आप उतर जाते हो, फिर उसको विजुलाइज करते हो कि अच्छा ऐसे। जैसे निर्मल वर्मा की कहानी में अगर दिल्ली का जिक्र है, सीपी का, एक कहानी मुझे अभी याद नहीं आ रहा, शायद वे दिन में, वो एक चर्चित उपन्यास है वे दिन, तो उसमें जो पैरों की आहट जो होती है, उसके साथ पत्ता गिरता है, उस पत्ते पर जब आप चलते हैं उसकी जो आहट है, उसको भी जिस तरह से उन्होंने लिखा, जाहिर है उसमें पीने का भी बहुत जिक्र है। वोदका का पहली बार नाम मैंने वे दिन से सुना था। 21 साल की उम्र, बिहार में कौन वोदका जानता था उस समय, लेकिन निर्मल वर्मा ने वो भी लिखा। तो खैर, साहित्य में उनकी शैली, उनकी भाषा, और एक यही होता है कि जब आप इस तरह की चीजें पढ़ते हैं, समझते हैं। पहाड़ियों में ऊपर सुमित्रानंदन पंत का है अल्मोड़ा में, उनका कौसानी, माफ करें, वहां भी गया हूं मैं। कौसानी में पंत जी का सीढ़ी से 10-25 सीढ़ियां उतर कर नीचे जो उनका घर है, वो अभी भी एक तरह से म्यूजियम की तरह है। मान लीजिए, म्यूजियम क्या कहें, मतलब घर है, देखने के लिए सब कुछ है, कहाँ बैठते थे, किस बेड पे बैठते थे, चेयर कुर्सी सब लगा हुआ। तो एक रिश्ता होता है लेखक का शांति वाली जगह से। बहरहाल, तो इस वीडियो खत्म करिए। तस्वीर देखिए पीछे, करण जी दिखाइए, बहुत देर से शूट कर रहे हैं, बादलों का आना जाना हो गया। ये क्या है वहाँ जो दिख रहा है? ये एक सनी लेक कॉलोनी है किसी डेवलप। पीछे आके दिखाइए क्या है यहाँ, देखिए कॉलोनी भी बन रही है। ये कॉलोनी है, 7 ताल रोड पे है, कॉलोनी है, सनी लेक कॉलोनी है। हाँ वो कॉलोनी है, वो दिखाइए तस्वीर। आप छाता छोड़ सकते हैं, बारिश नहीं हो रही है, दिमाग पे फोकस रखिए, बारिश हो छाता लगाइए, ना हो तो रख दीजिए। तो ये है पीछे तस्वीर वहाँ की। हाँ, शुरू में मुझे समझ में नहीं आया कि भीमताल है। चलिए, भीमताल है, वो ऊपर है सर। कभी कभी मौसम खुलता है तो थोड़ी सी झलक हाँ मिल जाती है। चलिए बहरहाल, तो इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों। राजनीति की गहमा गहमी से दूर जब मैं पहाड़ों में हूँ तो लगता है कुछ पहाड़ों की भी बात की जाए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, बहुत अच्छा। नमस्कार।